मणिपुर आप देखो जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, देश का कोई और कोना होगा जिसको ये जला सकते हैं। और इनके पास मैंने कहा कि एक आतंकी संगठन है आरएसएस नाम का, जो इनको जो है ट्रेनिंग देता है, तलवार कैसे चलाई जाती है, बंदूकें कैसी चलाई जाती है, हत्या। आतंकी संगठन कह रहे हैं? यस यस, ये आतंक फैलाना ही तो आतंकी है, और क्या है। अगर तो किसी राष्ट्रवादी हैं वो लोग भैया, जो है कौवा जो है अपने आप को हंस कहे तो हंस थोड़ी हो जाता, कौवा रहेगा कौवा ही, और वो अपने फितरत से थोड़ी बाज आएगा। कौवा हंस का गीत गाए चाहे कितना, रहेगा कौवा ही। तो कौवे जो है वो लोगों के भाईचारे को तो खराब कर ही रहे हैं माहौल। बनाया जा रहा है, आपने देखा होगा मुंबई ट्रेन का, देश में रहना है, योगी मोदी हैं। ये तो उसी का मैनिफेस्टेशन है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो चेतन सिंह ने किया, वो तो नफ़रत का, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा आ कहाँ रहा, नफ़रत कहाँ से आ रही है। वो नफ़रत आ रही है इनके पूरे आइडिया में, जहाँ पहले से ही नफ़रत मौजूद है। तो अब पहले तो ये हत्या करते थे जय श्री राम के नाम से, अब तो योगी मोदी के नाम से नारा बदल गया। इस चीज़ की आदत भी डाल लेनी चाहिए। नहीं, आदत तो क्या है कि देखिए, ये भारत भूमि है, यहाँ पर जो है एक से बढ़कर एक जो है नफरती, एक से बढ़कर एक लोग आए और चले गए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, आर्य आए, मंगोल आए, चंगेज आए, सब आए, सब यहीं नेस्तनाबूद हो गए, ये भी नेस्तनाबूद हो जाएंगे। गोली मार दी जाती है जो योगी मोदी का विरोध करता है, तो गोली मार दी जा रही तो जो है ऐसा थोड़ी को हमेशा बचे रहेंगे। गोली मारे, देखिए जो नफ़रत बोएगा उसको बदले में नफ़रत ही मिलेगा, उसको प्यार नहीं मिलेगा। आप जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा, वापस लौट कर आएगा, कुछ भी अलग से नहीं आएगा। और ये लोग कोई कहते हैं ना, यहीं भोग कर जाएंगे, कहीं अलग से नहीं जाएंगे, इनको सारा दंड यहीं मिलना है। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी शक्ति बनाना है इस देश को, विश्व की तीसरी शक्ति, तो एक बार फिर से वोट देना होगा। हाँ, तीसरी शक्ति दुनिया तो जान ही रही है ना। दुनिया के ग्लोबल इंडेक्स में कहाँ है भारत, आप देख लीजिए। हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ है भारत, मीडिया के इंडेक्स में कहाँ है भारत, डेमोक्रेटिक इंडेक्स में कहाँ है भारत। ये तो दुनिया जान रही है ना। गलछोटी करने से थोड़ी कुछ होता है, बख्तोताई करने से थोड़ी कुछ देश तरक्की करता है अमन चैन से, देश तरक्की करता शांति से, वो कुछ तो है नहीं। ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, तो क्या मोदी जी, अमित शाह जी ईवीएम को लेकर, ईवीएम की वजह से कॉन्फिडेंट भी लगते हैं इतना? नहीं, वो ईवीएम से ज़्यादा इनका नफरती एजेंडा वाला कॉन्फिडेंस है। वो देखो क्या है ना कि वो ईवीएम में आप किसी को पोलराइज नहीं कर सकते वोट देने के लिए। ईवीएम में आप कुछ कर सकते, लेकिन वोट देने जाने के लिए आदमी को दिमाग में जहर डालना पड़ता है ना, तो वो उसके लिए। ईवीएम सही काम कर रही है, क्या लगता है आपको? अब ईवीएम देखिए, मैं तो कोई बहुत टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो ईवीएम के बारे में मैं ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आरोप है। हाँ। आरोप है तो इसको लेकर के भाई संसद में भी बहस होनी चाहिए। हाँ। कि अगर भारत के जनमानस को, सिटीजन्स को ये लगता है कि ईवीएम के जरिए टेम्परिंग हो रही है और उसके जरिए जो है वोट के मतगणना के आंकड़ों को टेम्पर किया जा सकता है, मतलब अगर एक छोटे से ग्रुप समूह में भी अगर ये शंका है, इस शंका के लिए समाधान होना चाहिए। आपने कहा कि नफरत से वोट का पोलराइजेशन किया जा रहा है, क्या नफरत जिस तरह से देश में फैली है, इससे कुछ फायदा मिलेगा क्या मोदी जी को? भैया, नफरत बो ही जाती फायदे के लिए। मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रेम की खेती तो नहीं करता है। हाँ, कोई प्रेम बोने से क्या होता है, भाईचारा बढ़ता है। भाईचारा बढ़ता है तो देश की तरक्की होती है और उससे लोग अमन चैन से रहते हैं। तो तीसरी चीज़ क्या होती है, जब भाईचारा होगा तो एक भाई दूसरे भाई के दुख दर्द में शामिल होगा, दुख दर्द में शामिल होगा तो जो दुख का कारण होगा उसकी भी चर्चा होगी। तो ये भी पकड़ में आएगा कि सरकार, मौजूदा नफरत का दौर चल रहा है, इसमें जिस तरह से नूह का मामला चाहे लिया जाए, जहाँ पर जाट और दूसरे समाज के लोग एकजुट होकर के साथ दे रहे हैं मुसलमानों का, महापंचायतें कर रहे हैं, तो क्या विफल हो रहा है क्या बीजेपी अपने इस? देखिए, जाट तो समुदाय तो पूरी तरीके से अवेयर हो चुका है। 16 में उसके साथ क्या हुआ सब जानते हैं। किसान आंदोलन में क्या बोला गया, किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, तो सब जानता। कौन थे तब? तुमको जो है जाट नहीं नजर आए थे जब 16 में लाठियाँ चटका रहे थे, तब नहीं समझ आया। सिंघू बॉर्डर पर लाठियाँ मार रहे थे, तब नहीं। इन्हीं के आतंकी जो है पत्थर मार रहे थे किसानों के जत्थे पर, तब समझ में नहीं आ रहा, तब जो जाट नहीं समझ में आ रहा, तब गुजर नहीं याद आ रहा, तब यादव नहीं याद आ, या किसान कुमटियाँ नहीं याद आ रही। मुसलमान फेंकता है उस पर सुबह। किसान आंदोलन पे कौन फेंक रहा था? किसान आंदोलन पे कौन फेंक रहा था? सिंघू बॉर्डर पे कौन गया था? ये टिकरी बॉर्डर पे कौन गया था मारने रात को?
तो ये तो मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड है सब कुछ तो कैमरे में दर्ज है। अब यही इस सदी की सबसे बड़ी विशेषता है आप लोगों को चलते कि कुछ भी विलीन नहीं हो सकता। पहले का 20 साल 2 साल दशक पहले चीज़ें गायब हो सकती थी, अब इतने चैनल हैं कि अभी चाह भी करके भी ये फैक्ट को दबा नहीं सकते। इसीलिए ये जो साजिश है इसको पकड़ रहे हैं, अब किसान जातियाँ भी समझ रही हैं, सब समझ रही हैं। मतलब क्यों कटे, सवाल ये है हम तुम्हारे लिए क्यों कटने जाएं भाई। जाओ तुम जो है कटो, सत्ता तुम भोग रहे हो, शासन में तुम भोग रहे हो, कोई और तो नहीं बैठा हुआ है, तो तुम्हारे लिए दंगा क्यों करने जाए कोई। ओबीसी का बेटा है, लेकिन ओबीसी का बेटा जल्लाद बना हुआ है तो क्या करेंगे। ओबीसी के बेटा अगर जल्लाद बना है और अपने ही लोगों को जो है काट रहा है गर्दन, तो इससे कोई ओबीसी के बेटा नहीं हो जाता ना। आइडेंटिटी देखिए, एक होता है आइडेंटिटी, एक होता है टोकन आइडेंटिटी। अब बीजेपी जो है मोदी जी की आइडेंटिटी को भुना रहा है। अब मोदी जी कितने पिछड़े हैं सबको पता है। अगर पिछड़े हैं तो ये हमारे सामने ये धरना प्रदर्शन आज हम लोग कर रहे हैं, ओबीसी का अलग मिनिस्ट्री बना दें, ओबीसी का रिजर्वेशन 50 पर जो बढ़ा दें, 27% से जो है 54% बढ़ा दें, तब तो माने कोई जो है अलग से आप बिल भी ला सकते हो। एक चीज़ समझने वाली बात है, किसी भी अपर कास्ट ने साहब नहीं कहा, किसी भी आज तक कोई आपको प्रोटेस्ट नहीं मिलेगा कि भाई ईडब्ल्यूएस के या सवर्णों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। हमेशा सवर्ण समाज जो है वो विरोध में ही रहा है, रिजर्वेशन के विरोध में ही रहा है। कभी उन्होंने डिमांड भी नहीं किया कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। बिना जो मांग नहीं रहा है उसको तुम पार्लियामेंट में बिल ला करके 10% रिजर्वेशन दे रहे हो। वो उधर मरे जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हर दिन धरना प्रदर्शन होता है इसी जंतर मंतर पे, कितने सालों से हो रहा है। मंडल कमीशन में लिखा हुआ है कि साहब हमारा जो 52% पॉपुलेशन है 31 की जनगणना के हिसाब से, उसके हिसाब से 52% रिजर्वेशन ओबीसी होना चाहिए, लेकिन कोर्ट की बाध्यता के चलते हम 27% रिजर्वेशन रिकमेंड कर रहे हैं। वो बढ़ाने की मांग बैकवर्ड क्लास कब से कर रहा है, कभी नहीं कर रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि विरोध नहीं हुआ है, सवर्ण समाज ने विरोध नहीं किया रिजर्वेशन का? नहीं कर रहा है, हमेशा से करता रहा है। उसमें से जो प्रोग्रेसिव समाज है वो बहुत छोटा सा वो है, उसको तो लतिया के खुदे उस समाज के लोग फेंक देते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आज ईडब्ल्यूएस का कोई डिमांड नहीं था, लेकिन उसके लिए बिल आ सकता है। तो जो कम्युनिटी सदियों से मांग रहे हैं, दशकों से जो डिमांड कर रहे हैं, उनको तो आप ला सकते हो। अगर आप बैकवर्ड के बेटे हो, आप ओबीसी के से हितैषी हैं, तो ये तो कर सकते हो। मोदी जी तो कर ही सकते हैं, कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो बैकवर्ड क्लास के तो कोई मुमकिन नहीं है, बाकी लोगों के लिए भले मुमकिन है। देखिए अभी तो जो सब पार्टी सत्ता में है उसके पास पूरी मशीनरी है, सेंटर की मशीनरी है, पूरा राज्य मशीनरी है, और वो लोग मशीनरी के साथ साथ उनके अंदर एक अलग स्पेशलिटी है जहर बोने की, जहर की खेती करने की, तो उनको नफ़रत की सौदागरी भी आती है, और प्लस मशीनरी तो है ही उनके पास। ऐसे में जो विपक्ष है इंडिया के रूप में अलग अलग बिखरा हुआ जो दल है, बिखरी हुई ताकतें हैं, उनको जोड़ने का एक प्रयास शुरू हुआ है, और नो डाउट यह प्रयास सराहनीय है, क्योंकि बीजेपी को अगर देखा जाए साउथ में तो है नहीं, अगर महाराष्ट्र छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी स्टेट में इनके नहीं है। आप राजस्थान में भी जो है नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को देख लिया जाए, मध्य प्रदेश को देख लिया जाए और महाराष्ट्र, 4 स्टेट में ये हैं। तो बाकी लोग अपने ताकत अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने बिखरी हुई ताकतों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिखरे हुए वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सपा है और आरजेडी के लोग हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस भी उसमें एक बड़ी उसका रोल है, बड़ी भूमिका है, और होनी भी चाहिए, चूँकि देश की बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसकी भूमिका इस मसले पर अहम हो जाती है। कितना कुछ हो पाएगा ये अभी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मजबूती से ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा तो भाजपा अपराजेय नहीं है या एनडीए अपराजेय नहीं है, उसको हराया जा सकता है। आप अपने बिखरे हुए ताकतों को एकजुट कर लें, अपने बिखरे हुए वोट को एकजुट कर लें, साध लें, और ये कितना सफल होगा आगे का समय बताएगा, लेकिन होप तो है। लेकिन मोदी जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है तीसरे कार्यकाल का, भी कह रहे हैं जो काम अधूरे रह गए हैं वो तीसरे कार्यकाल में पूरे होंगे। देखिए वो तो मतलब अब दावा कर रहे हैं, तो भाई मोदी जी हैं, उनका बोलने की आदत है,
और इसी के लिए तो जाने ही जाते हैं। बड़े कॉन्फिडेंट हैं वो। कॉन्फिडेंट हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास पूरी मशीनरी है। किसी के पास मशीनरी होगी तो उसको जो है विपक्ष से अधिक कॉन्फिडेंस होता ही है, क्योंकि उसको फ़ायदा मिलता ही है। और फिर जो है मोदी जी कई और स्किल है उनके पास, तो नो डाउट भाई कोई भी नेता है दावे तो करते हैं, ये दावे तो जनता की अदालत में प्रूफ होने हैं ना। अब जनता की अदालत में 24 का इलेक्शन होगा तो जो है वहाँ तय होगा कि भाई वो तीसरा टर्म भी बनेंगे या फिर कोई दूसरा बनेगा। मतलब लोकतंत्र के अदालत में तो कभी ऐसा कुछ होता नहीं कि आप कुछ कह सकते हैं, और ये तो जनता का ही फैसला होगा अल्टीमेटली, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में हो या मोदी जी के पक्ष में हो, किसी के भी पक्ष में हो। भाजपा को सपोर्ट करने वाले जो दल हैं वो चुनाव को जो है हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो कैसे आप इसे देखते हैं, कैसे देखो हिंदू मुस्लिम तो उनका इंटीग्रल पार्ट है, मतलब उनका चरित्र है, उनका वर्च्यू है, जैसे फितरत होती है ना। अब इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं।